Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था। और आज हम लोगों को क्या कवर करना है? जो बाकी के अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेट्स, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्स में। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है? आज हम लोग को डिस्कस करना है न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ऑर्गन्स नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स होता है हमारे सेल्स का। बिकॉज न्यूक्लियस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, क्या बोलते हैं? ये हमारे सेल का ब्रेन होता है। जितना कुछ भी सेल्स के अंदर होता है, कोई भी रिएक्शन या सेल्स का कोई भी काम, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। इस वजह से हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ सेल। अब इसी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा है, तो वहाँ पे जो मस्त बेसिक डिफरेंस था वो लोग के बीच में, वो क्या था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था। कोई न्यूक्लियर, जैसे कि क्रोमोसोम्स वगैरह ऐसे ही स्कैटर्ड था, कोई न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केसेस में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या? वैसा न्यूक्लियस जिसका एक बाउंड्री होता है, जिसका एक इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उसी के अंदर हम अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स को रखते हैं, होता है ना। तो यही बेसिक डिफरेंस था हमारा प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक में हमारा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था और यूकैरियोटिक में हमारा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस था। तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ये इससे हमें पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का पार्ट्स कितना होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हमारा कितना पार्ट्स होता है? एक हमारा न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स यानी जेनेटिक मटेरियल्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ डीएनए एंड आरएनए। अब यहाँ पे हमें न्यूक्लियस के हर पार्ट्स को देखना है। तो न्यूक्लियस का पहला पार्ट जो कवरिंग होता है, जो इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मेरा न्यूक्लियस हुआ तो इसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोलेंगे। उसके बाद से इसके अंदर जो भी चीज़ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम लोग न्यूक्लियस मैट्रिक्स बोलेंगे। और हम लोगों ने देखा ना कि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी हमारा जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर स्पेस में होता है, ठीक है, एक स्पेस फिक्स होता है। उससे जैसे न्यूक्लियस मैट्रिक्स है तो कहीं पे भी हमारा जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होगा, एक इसके लिए स्पेसिफिक स्पेस है, उसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है। और उस स्पेसिफिक स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए। गॉट इट? समझ आया? जैसे कि पहले देखो, मान लो कि ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो इस कवरिंग को हम लोग क्या बोल देंगे? इस कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोल देंगे। गॉट इट? और ये जो हमारा इसके अंदर का सब कुछ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन न्यूक्लियस में कहीं भी हमारा जेनेटिक मटेरियल्स नहीं रह सकता है। इसके लिए क्या है? एक स्पेसिफिक, एक खास जगह है, ठीक है, उसी के अंदर वो रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक खास स्पेस है जहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। उस खास स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे ही हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। गॉट इट? और इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल्स यानी क्रोमेटिन, उसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल्स भी बोल देते हैं, डीएनए, आरएनए, यही सब चीज़ को ना क्रोमेटिन मटेरियल्स बोलते हैं। और यही ना हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो यही बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल्स हमारा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस स्पेस में होता है। गॉट इट?
तो ये सब हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के केसेस में था, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ना न्यूक्लियर इन्वॉल्व होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे होगा ही नहीं, इससे इसके जैसा कुछ नहीं होगा। जो डीएनए भी होगा वो पूरा स्कैटर्ड रहेगा, कोई खास जगह नहीं होगा उसके लिए। गॉट इट? तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। और यहाँ पे पहले ये जो न्यूक्लियस है तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है ना, लेकिन सबसे लार्जेस्ट अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स है वो हमारा क्या है, वो हमारा न्यूक्लियस है। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रोमियर, कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है ना। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, तो वो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ सेल। और फर्स्ट टाइम में न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था, तो हम लोगों ने सेल्स के हिस्ट्री में देखा था कि इसको फर्स्ट टाइम में कौन डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये भी हम लोगों ने देख लिया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल्स। गॉट इट? अब न्यूक्लियस से किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है न्यूक्लियस से? हाँ, न्यूक्लियोलस ये हमारा क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया। अब इसके अंदर शब्द को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी में एक प्रॉपर स्पेस होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स रहता है। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। समझ आया? अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। यहाँ देखो फिगर भी एकदम अच्छा से समझ आ जाएगा। न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो रहा है। और न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसमें देखो एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना। इसी प्रॉपर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए रहता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि डीएनए वगैरह कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन न्यूक्लियस में भी कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियोलस में रहता है। और न्यूक्लियोलस क्या है, तो सेल्स के अंदर एक प्रॉपर स्पेस है, ठीक है। समझ आया अब ना? फिगर को कंसंट्रेट करके देखो, ये हमारा न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया, ये हमारा इसी में एक स्पेस है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल्स रहता है, न्यूक्लियोलस। ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, सबको पता है जैसे साइटोप्लाज्मा होता है वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी सेमी लिक्विड टाइप्स का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओपनिंग जो इसका ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये ओपनिंग क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए आरएनए में बनेगा, ठीक है, आरएनए में बनेगा। और वो आरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में जाता है राइबोसोम के पास, और वहाँ पे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। पता है ना कि रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज न्यूक्लियर के अंदर से इसी के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है, ओपनिंग के थ्रू। गॉट इट? मेम्ब्रेन के क्रॉस भी होता है और कुछ ओपनिंग के थ्रू भी होता है। समझ आ गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर? अब इससे किसी को कोई डाउट है न्यूक्लियस वाला टॉपिक से? ओके, नहीं है, फिर आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इसमें क्या दिया है कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स दैट ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, तो ये जैसे कि यहाँ पे फिगर देखो, एक्सटेंसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है। समझ आया? इसका नेटवर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एक से कनेक्टेड एक से कनेक्टेड एक। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन बाउंड तुम लोग को दिख रहा है, ये पूरा एकदम नेटवर्क में होता है, एक से कनेक्टेड एक। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब का। जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और उसी का पूरा नेटवर्क, एक्सटेंसिव नेटवर्क
ऐसा ही हमारा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही ना होगा। तो यही बोला है कि साइटोप्लाज्म में होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स में देखें हम, तो यूकैरियोटिक का सेल्स का अधिकतर पार्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्युपाई किया रहता है। तो कभी भी तुम अगर सेल्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हो तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर। और प्रोकैरियोटिक में तो ये एब्सेंट होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में हमने क्या देखा था कि जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्रोकैरियोटिक्स में नहीं दिखेगा, सिर्फ हमारा यूकैरियोटिक्स में दिखता है। और ये कैसा होता है, जो ट्यूब होता है, जो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और पूरा एक्सटेंसिव नेटवर्क्स में होता है, एक से कनेक्टेड एक बहुत सारे, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से ये प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। और वो भी साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स है तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। लेकिन अधिकतर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है हमारा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कवर करता है। गॉट इट। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, इट्स नेचर इज सिमिलर टू डैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है, सेम इसका भी नेचर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नेचर के जैसा है, ठीक है। और ये दो टाइप्स का होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा राइबोसोम अटैच हो जाता है तो वो राइबोसोम ग्रैनुअल्स के जैसा होता है। अगर ग्रैनुअल्स किसी सरफेस पे अटैच हो जाएगा तो उसे आप टच करोगे तो कैसा लगेगा, रफ लगेगा ना। हाँ, तो जब राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर वो राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम अटैच हुआ तो रफ बोल दिए, अटैच नहीं है तो स्मूथ बोल दिए, तो स्मूथ बोल दिए, ठीक है। तो अटैच है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों का हमारा फंक्शन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा किस में हेल्प करता है, वो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बदौलत प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स, यानी इसको हम लोग लिपिड्स भी बोल देते हैं, लिपिड्स भी बोल सकते हैं। प्लस जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज पॉइजन एंड ड्रग्स। हमारे बॉडी में पॉइजन्स और ड्रग्स एंटर करते हैं ना, हाँ, तो ये सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई भी करने में हेल्प करता है। समझ आया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो एक ट्यूब है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, और वो भी नेटवर्क में प्रेजेंट है, बहुत सारा, एक से कनेक्टेड एक, ठीक है। वो दो टाइप्स का होता है, एक हमारा रफ होता है, एक हमारा स्मूथ होता है। रफ हम किसे बोलते हैं, जिसमें हमारा राइबोसोम अटैच हो जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्मूथ बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, तो फैट मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या लिपिड भी बोलते हैं, उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लस अगर हमारे सेल्स में ये पॉइजन्स ड्रग्स एंटर कर जाता है तो कुछ हद तक उसे डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। यही था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से क्या लाइबोसोम्स का, गोल्गी पेयर्स की फॉर्मेशन होती है। अब देखो फिगर दिया है यहाँ पे, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस। हाँ, एक चीज़ मैं तो बताना ही भूल गई, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा मोस्टली पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो जो न्यूक्लियर का इन्वॉल्व होता है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये हाँ न्यूक्लियर इन्वॉल्व के चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट रहता है। ऐसे चारों तरफ क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए। और आरएनए कहाँ से आता है, तो न्यूक्लियस के अंदर से ही ना आता है, इस वजह से एकदम नज़दीक में ही प्रेजेंट रहता है। इसको क्लास 11 या 12 में पूरा डिटेल्स में तुम लोग देखोगे। अभी बस तुम्हें इतना जानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अधिकतर पार्ट में, और न्यूक्लियर इन्वॉल्व के आसपास में, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे फिगर में भी देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर एनवलप है, डायरेक्ट यहीं से क्या स्टार्ट कर दिया है, यहीं से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट कर दिया है ना। फिगर में दिख रहा है ना कि न्यूक्लियर एनवलप से ही अटैच कर दिया है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और जिसमें यहाँ पे देखो ऐसे ग्रेनुअल्स टाइप्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें ये नहीं दिख रहा है उसे क्या बोला है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? फिर आता है हमारा क्या, राइबोसोम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देख ले हम लोग। तो पहला बात, राइबोसोम्स जो होता है ना वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और हमने क्या देखा था कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं है वो तो प्रेजेंट हो सकता है ना। तो राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बहुत हायर लेवल पे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, कि कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म कॉमन है जो कि यूकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट होता है। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा राइबोसोम्स होता है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और बाकी सेंट्रोमेयर को भी छोड़ के और जो भी सेल ऑर्गेनिज्म हमारे सेल्स में प्रेजेंट है उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन होगा या फिर डबल मेम्ब्रेन होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, वहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, गोल्गी अपेयर्स देखो, लाइसोसोम्स देखो, तो इसमें क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन राइबोसोम्स ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस हमारा सेल ऑर्गेनिज्म है। इस वजह से ये किस में भी मिलता है, प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉमन सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। समझ आया क्या बोला मैंने? हाँ, तो इसी के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि ये राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक्स में भी मिल रहा है, यूकैरियोटिक्स में भी मिल रहा है, ये होता कैसा है। तो ये बहुत डेंस होता है, ठीक है, डेंस का तो मतलब पता ही होगा। और इसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल्स होता है। और ग्रेनुअल्स है, ग्रेनुअल्स मतलब क्या, दाना दाना टाइप्स का। फिगर में भी हम लोग देखा वो दाना दाना टाइप्स का ऐसे ही था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुअल्स ही ना बोलते हैं। तो ये स्पेरिकल ग्रेनुअल्स है, मतलब स्पेरिकल शेप में दाना दाना टाइप्स का होता है। और ये राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। जबकि हम लोग ने अभी तक जो ये किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा वो मिलता है प्रोकैरियोट में, वो नहीं मिलता है। सिर्फ राइबोसोम ही सेल ऑर्गेनिज्म है जो दोनों में मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम स्टार करके नोट कर लेना। एंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। जैसे कि वहाँ पे हमारे में क्या हो रहा था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जा रहा था, लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच नहीं है, तो वो तो फ्रीली ही ना मूव करेगा साइटोप्लाज्म में, तो फ्रीली रहता है, ठीक है। फिर इन यूकैरियोटिक सेल्स they occur free in a cytoplasm and also attached to the rough endoplasmic reticulum. यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये हमारा कुछ अमाउंट में फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं और कुछ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सारा का सारा फ्री रहता है क्योंकि वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है। गॉट इट? तो ये चीज़ लिखा है। और ये जनरली यूकैरियोटिक सेल्स दे ऑकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवलप। हमारे केसेस में ये साइटोप्लाज्म में कुछ अमाउंट में फ्रीली मिलेगा, प्लस कुछ हमारा एंडोप्लाज्मिक से अटैच होगा, तो कुछ हमारा न्यूक्लियर एनवलप से अटैच रहता है। समझ आया? एक बार फिर से बता रही हूँ कि राइबोसोम्स क्या होता है। तो बहुत डेंस होता है, स्पेरिकल शेप में होता है और ग्रेनुअल्स है। ग्रेनुअल्स का मतलब पता है, दाना दाना टाइप्स का, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है।
क्यों मिलता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है। और प्रोकैरियोट्स का हम लोगों ने क्या देखा था, उसका डिफिनेशन ही क्या था कि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं। तो बाकी के जितने भी हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे क्या है, वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन राइबोसोम्स हमारा क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। तो मेम्ब्रेन लेस होने की वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद से वहाँ पे कोई प्रोकैरियोट्स में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, नहीं होता है। तो वहाँ पे वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करता है। लेकिन हमारे अंदर में वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच रहता है, कुछ फ्री भी मूव करता है और कुछ न्यूक्लियर एनवलप से भी अटैच रहता है। गॉट इट? यही था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, वो हमारा ये गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग, और इसका अल्टरनेट नाम क्या है, इसका अल्टरनेट नाम हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। वॉज डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। इसको कोई ये साइंटिस्ट इसको ये डिस्कवर किए थे, और कब किए थे, तो 1898 में। ये डेट और साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। जनरली नाम नहीं पूछता है क्योंकि नाम तो एकदम रिलेटेड है, यहाँ पे ईयर्स पूछ देता है, ठीक है। कौन से ईयर्स में, तो 1898 में। अभी तक हम लोगों ने जितने सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा उसमें किसी के बारे में बताया कि उसको कौन डिस्कवर किया है और कौन से ईयर में किया है, नहीं मेंशन किया है ना हमारे सिलेबस में, लेकिन इसको किया है। तो ये किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेन था। लाइजोसोम जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेन ही होगा, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोट्स बट इट इज प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। एंड गोल्गी बॉडी का मेन काम क्या होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रॉफ का काम था प्रोटीन का सिंथेसिस, वैसे ही हमारा गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, तो ये हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, तो मटेरियल्स जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीक्रेट होता है लाइक लिपिड प्रोटीन, तो उसके पैकेजिंग में, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है और कुछ हद तक उसको मॉडिफाई भी करता है। कोई कमी रह जाती है तो उसका मॉडिफिकेशन भी करता है, स्टोर भी करता है, प्लस पैकेजिंग भी करता है, ठीक है। ये सारा हमारा काम किसका है, तो ये सारा हमारा काम गोल्गी बॉडी का है। तो आज हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे और कल हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स का डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने गोल्गी बॉडी में क्या देखा, तो इसको 1898 में कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। और ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड करता है, लाइक प्रोटीन हो गया, जो स्मूथ होगा वो लिपिड करेगा, तो उसकी पैकेजिंग करवाएगा, प्लस उसको स्टोर करके रखेगा। और कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो मॉडिफिकेशन भी करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है कि सिंपल शुगर को मिला के कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन भी करवाता है। ये सब काम हमारा किसका है, गोल्गी बॉडी का है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ऑल टॉपिक्स? अभी तक हम लोगों ने जितना सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉफ, स्मूथ, राइबोसोम्स, उसके बाद से गोल्गी अपेयर्स भी थोड़ा बहुत। तो इसमें से किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम हेयर टू गिव यू आंसर। न्यूक्लियस का देखो मैं फिगर से ही बता दे रही हूँ।
यहाँ पे मैंने क्या बोला है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व, तो इसमें तो डाउट नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही ना न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोलते हैं। फिर उसके अंदर वाला जो भी रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो लिक्विड सेमी लिक्विड होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना, ये तो बेसिक है ना। फिर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियस मैट्रिक्स में एक स्पेशल यहाँ पे स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलॉज। और इसी स्पेस में हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होकर रहता है। जैसे यहाँ फिगर में देख लो, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या, ये सारा ये सब हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। और इसी में हमारा क्या एक स्पेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलॉज। और इसी स्पेस के अंदर हमारा क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर होकर रहता है, ठीक है। हाँ, यही न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ये, हाँ क्या लिखा है वहाँ पे, कुछ डिफाइन किया होगा ना, क्या किया है, सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पे आगे करना, अल्लाह नाम देख रहा, न्यूक्लियर शैप, यही ना, एक सेकेंड, I have to see it. अरे न्यूक्लियर शैप मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। जैसे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, इसी को न्यूक्लियर शैप बोल रहे हैं। यहाँ पे तो क्लियर बुक्स में भी लिखा है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, इट इज अ क्लियर नॉन स्टैंडिंग फ्लूइड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑल्सो टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। गॉट इट? और किसी को कोई डाउट? राइबोसोम्स अटैच हो जाता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करवाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा राइबोसोम स्मूथ में अटैच नहीं है तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, नहीं हो रही है, वहाँ पे लिपिड का हो रहा है। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो अटैच हो जा रहा है वहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, तो वहाँ पे प्रोटीन की। मतलब राइबोसोम हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और डाउट किसी को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नेटवर्क में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। प्रोटीन के कब करवाएगा, जब उससे राइबोसोम अटैच हो जाएगा, और उसको रॉ फॉर्म लोग बोल देंगे। जब राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो स्मूथ बोलेंगे, और लिपिड की फॉर्मेशन होगी, और वो वाला स्मूथ वाला हमारा जो पॉइजन होगा, ड्रग्स होगा, उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। प्लस ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, और मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, तो कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कहाँ पे, तो न्यूक्लियर एनवॉल्व के आसपास में, ताकि जब राइबोसोम हमारा न्यूक्लियस से निकले वो डायरेक्ट आके वहाँ पे अटैच हो जाए। समझ में आया? कोई डाउट है? अब नहीं है ना किसी को भी? डिटॉक्सिफाई मतलब जो टॉक्सिक है उसको कम टॉक्सिक करना, डिटॉक्सिफाई। ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।